1870 में कुछ हुआ, हमने ज़मीन को बीमार खुद किया। ये ज़मीन बीमार खुद से नहीं थी। हज़ारों साल से जो कार्बन डाइऑक्साइड इस फ़िज़ा के अंदर कंसंट्रेट हो रही थी, उसको यकदम 150 सालों के अंदर हमने डबल कर दिया। हमने अपनी नेचर को कंक्रीट जंगलों में बदला। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको क्लाइमेट वॉइस में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम अपनी नौयत का एक यूनिक प्रोग्राम होगा, बिकॉज मैं आपको आज सोक्रेटिक डायलेक्टिक ट्रेडिशन मिल जाऊंगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड आपको मैंने बताया है, लेकिन मैं इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ। सुकरात यानी सोक्रेट एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, जिसको हम कहते हैं कि आर्काइक ग्रीक फ़िलासफ़ी का बानी था, जिसने पहली दफ़ा फ़िलासफ़ी में एक नया रंग लाया। और वो रंग ये था कि वो हर चीज़ को चैलेंज करता था, वो हर ट्रेडिशन को चैलेंज करता था, और वो आपको एक बात पर स्ट्रेस करता था, और वो बात ये थी, सवाल करो। तो आज हम भी सवाल करेंगे और डायलॉग करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल सोक्रेटिक डायलेक्टिक ट्रेडिशन, यानी डायलॉग का ट्रेडिशन बनाओ, एक दूसरे से सवाल करो, आपको जवाब खुद मिलेंगे। जब भी सुकरात किसी ग्रुप में जाता और लोग उसको, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिलोसफर समझते, तो था वो जी, लोग उससे पूछते कि सुकरात हमें इल्म दो, तो ही यूज्ड टू से वन इम्पॉर्टेंट वेरी फेमस, जिसने सुना होगा जी, सुकरात यूज्ड टू से, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। द रीजन वॉज दैट ही यूज्ड टू से, सवाल करो, सवाल से ही जवाब मिल जाएगा। यानी जितना नॉलेज है ये कहीं डिवाइनली इंस्पिरेशन से खुद आता है। अगर जुस्तजू करो, डेस्टिनेशन खुद आपको बताएगी कि मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन हूँ। हाउ यू कैन अचीव मी। इसीलिए सुकरात हमेशा कहता था डायलॉग करो, क्वेश्चंस करो, और इसी को मॉडर्न स्कोलास्टिक ट्रेडिशन भी कहते हैं। जो हम स्कूल्स स्कोलास्टिक, जो मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी डायलेक्टिक ट्रेडिशन ऑफ सुकरात, कि हमने इंट्रीग करना है अपने माइंड को, हमने सवाल करना है, और हम जब एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में जाएंगे, तब ही हमारे पास जवाबात मिल जाएंगे। तो इसी स्पिरिट के साथ मैं आज इस क्लाइमेट वॉइस में एक अपने मेहमान खुसूसी को दावत दे रहा हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे, हर दिल अज़ीज़ और मेरे बहुत ही टैलेंटेड और मेरे बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड कोलीग हैं, इंजीनियर उमैर अफजल। और माशाल्लाह से ये इनकी द बेस्ट थिंग इन हिज पर्सनैलिटी इज़ दैट ये तालिब इल्म है, यानी इल्म की तलब करता है। और तालिब इल्म वही होता है जिसको इल्म की तलब हो, और जिसको इल्म की तलब हो वो इल्म के पीछे भागता है, जुनूनी होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन कोलीग से, क्योंकि हमारी काफ़ी स्कोलास्टिक ट्रेडिशन में हम एक दूसरे से रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज भी सीखने के लिए और आप से इंशाल्लाह ताला रहनुमाई पाएंगे, और आप कुछ ना कुछ हमसे भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम एक यूनिक टॉपिक के साथ आगाज करते हैं। उमैर, यू नो कि जो मूनसून 2025 है जी, ये अपनी नौयत का एक यूनिक बड़ा डिफरेंट मूनसून है। ऐसे ही है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस तो मिलते हैं कुछ हमें इस मूनसून के लिए जी। 2023 में भी सुतलिज में हमने सैलाब देखा है, हमने 2014 में रावी और झेलम और चेनाब में भी सैलाब देखा है। इसके अलावा 1988 में आप हमारे जो बड़े ज़ईफ़ लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे बच्चों 1988 में भी शाहदरा में एक ऐसा सैलाब आया था जो कि कहाँ से कहाँ रावी को ले गया था। 1955, 1957, 1956, 1977 ये ईस्टर्न रिवर्स की फ्लडिंग थी जी। लेकिन ये फ्लडिंग 3 दरियाओं का इकट्ठे एक्सेप्शनली हाई फ्लडिंग होना, और ना सिर्फ पाकिस्तान की ये 3 रिवर्स बल्कि यमुना, गंगा
ब्रह्मपुत्र, जमुना, जो रिवर सिस्टम इंडिया के जिनका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं हिमाचल और उत्तराखंड से होता है, वहाँ पे नाराज़गी होना, और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, और फिर जो हमारे हिंदू कुश और हिमालय पर मौजूद डिफरेंट रिवर सिस्टम्स हैं, शयोक रिवर सिस्टम, शिगर रिवर सिस्टम, एंड देन जो हमारे पंजगोरा रिवर है, सुआत रिवर है, कुनर रिवर है, काबिल रिवर है, बिल्कुल। कभी जिंदी रिवर चारसदा में हम बिखरा हुआ देख रहे हैं, कभी ऊपर के जो हमारे ग्लेशियर्स में कुछ ग्लेशियर्स के फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसे ही। ये किस किस्म का मॉनसून है जो कितनी वेराइटीज का फ्लडिंग हम देख रहे हैं? कहीं पे हम कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं क्लाउड बर्स्ट, कहीं पे हम कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं स्टॉर्म सर्ज, कहीं पे हम कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं फ्लैश फ्लड, कहीं पे हम कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं रिवराइन फ्लड, कहीं पे हम एक नया यूनिक टर्मिनोलॉजीज अर्बन फ्लडिंग, कहीं पे लोकल इनंडेशन, कहीं पे कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कहीं पे ओरोग्राफिक इफेक्ट हो रहा है। कल को तो एक नया टर्म हमने सुना, पासिंग शावर। तो ये क्या है टोरेंशियल रेन, ये क्या है क्लाउड बर्स्ट, ये हो क्या रहा है? 2025 अपनी नोयत का एक यूनिक मुनफरिद मॉनसून क्यों है? मैं ये क्वेश्चन एक डायलॉग के सूरत में आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा एलाबोरेटली भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। असल में हमें ये समझना पड़ेगा, ये मॉनसून है, इसका ओरिजिन ओशन बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं, बिल्कुल वहाँ से है। बिल्कुल। तो जब हम उनके इक्विलिब्रियम को अनबैलेंस करेंगे, यानी कोई बैलेंस है जी, वो बेहुस्बान का जो तस्वर कुरान में है जी, कि हर चीज अपने एक हिसाब के balance साथ में है। वो शम्स वल कमर व बेहुस्बान, Exactly। वो शम्स और कमर, जो सूरज जो चांद है, ये पूरा वो एक प्रिसाइज निज़ाम बैलेंस में, एक बैलेंस में है। पूरा निज़ाम, उसमें हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। उसको जब हम अनबैलेंस करेंगे, उसके अंदर हम ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरवेंशंस करेंगे, तो ये तो क्या बैलेंस, क्या वो कोई बाउंड्रीज थी जो कि हदूद थी, बिल्कुल ऐसे ही, जो कि दुनिया ने हमें बताई हुई थी, इस नेचर ने, प्लानिटरी बाउंड्रीज। ये अगर आप अपने गूगल पे भी सर्च करें प्लानिटरी डायनामिक्स या प्लानिटरी बाउंड्रीज, तो 9 हदें हैं, हदूद हैं जिनको क्रॉस नहीं करना जुर्म है लॉ ऑफ नेचर में। बिल्कुल। वो शायद हमने क्रॉस कर दी हैं। डेटा तो कहता है 6 क्रॉस जी, बिल्कुल कर दी हैं। और जब हम ट्रांसग्रेस करेंगे, हम अपनी हदों से बाहर जाएंगे, तो फिर तो आफात आएंगी ना। बिल्कुल। जब हम अपने समंदरों को उनके जो नॉर्मल टेम्परेचर से उनसे ज़्यादा गर्मी देंगे, उनको ज़्यादा गर्म कर देंगे, यानी मॉनसून मुनफरिद ऐसे है कि हमने समुद्रों को बीमार कर दिया। बिल्कुल। क्या सिर्फ समुद्र बीमार हुए या हमने अपने ज़मीन के भी लैंड सरफेस के साथ ज़मीन को भी हमने नाराज़ किया हुआ है, यानी ज़मीन भी बीमार है। बिल्कुल। जो लैंड सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो भी हमारे डेविएट कर चुके हैं। जो हमारा वाटर टेम्परेचर था ओशंस का, वो भी डेविएट कर चुका है। यानी हमारा कसूर ये है कि हमने ज़मीन या दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से शायद दुनिया बीमार हो गई है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जो कि एक्सट्रीम इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अब मैनिफेस्ट करेगी। ये अब यानी हमारे लिए नॉर्मल्स बनने वाले हैं डॉक्टर साहब। यानी न्यू नॉर्मल। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस क्योंकि डायलॉग में हैं हम आज, तो मैं आपके सामने एक डायलॉग में एक इम्पॉर्टेंट बात रखना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि हमने ज़मीन को बीमार खुद किया है। ये ज़मीन बीमार खुद से नहीं थी। बिल्कुल। इसके अंदर हमने कुछ ऐसी अवामिल किए हैं जिसकी वजह से ज़मीन की फ़िज़ा के अंदर कोई एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, उस कंट्रीब्यूशन वो पासवर्ड को छेड़ा है। आपको ये तो पता है कि एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा, बिल्कुल, इसमें नाइट्रोजन है, मुख्तलिफ तरीके की 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, सम 0.2 समथिंग फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड है। देन इसमें मीथेन नेचुरल गैस है, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं, हैलोजिनेटेड गैसेस हैं। कुछ तो किया है हमने। बिल्कुल। हमने क्या किया है पता है? उसको देखने के लिए आपको हमने पता है क्या किया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमने अपने आप को कंपेयर करना है, आपको पता लग जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी गुड। और 1870 में कुछ हुआ जिसने ज़मीन के साथ ऐसा काम किया कि हज़ारों साल से जो कार्बन डाइऑक्साइड इस फ़िज़ा के अंदर कंसंट्रेट हो रही थी, बिल्कुल, उसको यकदम 150 सालों के अंदर हमने डबल कर दिया।
यानी जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या वर्सेस 150 ईयर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है कि हमने पेट्रोलियम को एक नई ताकत समझा जी, हमने Black ये gold। एसफॉल्ट और ब्यूटेमन या पेट्रोल को एक नया गोल्ड समझा और उसकी कुव्वत से हमने अपनी नेचर को कंक्रीट जंगलों में बदला, नए कारखाने बनाए, नई इमारत बनाई, पूरी हमने एक नई ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया बिल्कुल, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड हमने more अपनी warmer। जमीन नाराज कर ली, हमने अपनी जमीन नाराज समुंदर नाराज की। कर हमने 150 सालों के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल जलता है तो कंबस्टन होती है, कंबस्टन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड emission बनती होती है, है। कार्बन एमिशन होती है तो जमीन के अंदर और आपको पता है ये जमीन सिर्फ ये दो चीजें ही नाराज नहीं हुई, यानी हमारे ग्लेशियर्स। यानी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी इसके गहरा रोल रखती है तो थोड़ी जी, फिजा में थोड़ी फ्रैक्शन है, लेकिन इसका इतना गहरा रोल है कि इस फिजा में जो टेम्परेचर बना हुआ है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना है। बिल्कुल, मेजर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग एलिमेंट कहते हैं जी, इट इज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमारे पास मीथेन है एंड अदर गैसेस। हम इसकी कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाएंगे हम दुनिया के अंदर उतना अनबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। टेम्परेचर ट्रैप Yes। करेंगे। जो सोलर रेडिएशन का एनर्जी बैलेंस बनता है, सूरज की तपिश जो दुनिया में आती है वो उतना ज़्यादा होगा तो ओजोन उतना की ज़्यादा- लेयर जो है वो आप डिप्लीट आप करेगी। यकीन करें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर दुनिया का एवरेज बढ़ा दिया है और इसका रिजल्ट पता है क्या है? आपका जी। समुद्र भी गर्म हो गया और आपके ज़मीन भी गर्म हो गया है। अगर हमारे- समुद्र गर्म हो तो फिर हमारे मानसून में क्या इफेक्ट होगा मुझे आप बताएं। अगर समुंदर गर्म हो जाएंगे तो उससे सोचें आपके जो साउथ पे बैठा अरेबियन सी है बिल्कुल, या बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल है या इंडियन ओशन है या बहरे कायल है, वो आपके वेदर पैसिफिक सिस्टम को ओशन। फ्यूल देगा। क्या सिर्फ क्या करेगा वो? फ्यूल करेगा उसको। कैसे करेगा? फ्यूल ऐसे करेगा कि वो ज्यादा बुखारात बनाएगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो क्या होगा? जब गर्म हवा होगी तो वो ज्यादा मॉइस्चर कैरी करेगी और फिर वो उठेगा ऊपर। फिर जो वेदर सिस्टम्स बनेंगे, जो लो प्रेशर सिस्टम्स बनेंगे, वो ज्यादा बरसने की कैपेबिलिटी रखेंगे। देखें हमें ये बात तो पता है कि क्लाउड्स जो बादल बनते हैं इनसे बरसते हैं, ये बरसते हैं, लेकिन ये गौर तलब बात है कि ये पानी लाते कहाँ से हैं? बिल्कुल, ये वाटर बॉडीज में से, वाटर बॉडीज से लाते हैं। अगर वाटर बॉडी ही गर्म हो गई है, साइकिल जो होता है वो तो वाटर की देखिए वाटर बॉडी गर्म हो गई है तो ज्यादा बुखारात बनेंगे, ज्यादा बुखारात जब उठेंगे फिजा में तो बादल गहरे बनेंगे। इसमें दो फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है कि वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर फेज में जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर फेज से ये फिर लैंड फेज में आता है, फिर ये वाटर goes back to the water channel, यानी पूरा एक इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है। अच्छा देखें, होता यह है कि गर्मियों में, मैं आपको मज़े की बात करूँ, पाकिस्तान या साउथ एशिया में हमारी मानसून क्यों बनती है? जी, बड़ा सिंपल रूल है। देखिए गर्मियों में हमारी जो ज़मीन है, सतह ज़मीन, ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है समुंदर से। पानी जो है ना उसको कम टाइम लगता है गर्म होने में एज कम्पेयर टू ज़मीन को आई मीन टू से ज़मीन को कम टाइम लगता है गर्म होने में एज कम्पेयर टू समुंदर। यानी जब लैंड सरफेस आपका, यानी आप ये समझें कि हमारा जो पाकिस्तान है ये इसका जो ज़मीनी टेम्परेचर है, सतह ज़मीन का लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दी सी सरफेस टेम्परेचर, जो हमारे सी का टेम्परेचर है। और याद रखें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो हवा में एक खिला बनेगी, वैक्यूम बनेगा, वॉइड बनेगा, या जिसको हम लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। जबकि समुंदर यानी उस पे एक हाई प्रेशर बन जाएगा क्योंकि सतह समुंदर का टेम्परेचर आपके जमीन के टेम्परेचर से, यानी हवा उठेगी समुंदर से और ऑब्वियसली वो समुंदर में गर्म हवा जो ऊपर उठ रही है वो बुखारात बनेगी और बुखारात से वो बादल बनेंगे, वो बादल फिर ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर वो बरसेंगे। लेकिन अगर हमने ज़मीन को ज़्यादा गर्म कर दिया, हमने समुंदर को ज़्यादा गर्म कर दिया, वो टेम्परेचर डिफरेंशियल इतना क्रिएट कर दिया कि यके बाद दीगरे एक बादलों का सिलसिला, चाहे वो खलीज बंगाल से होता हुआ आ रहा है, चाहे वो अरेबियन सी से आ रहा है, चाहे वो हमारे वेस्ट लेकेटिव सी यानी नीचे जो श्रीलंका और मालदीव से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए आ रहा है, चाहे वो अरेबियन सी के अलावा पैसिफिक ओशन का जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है या मेडिटेरेनियन सी तुर्की के नीचे से जो है कैस्पियन सी, ये सारे सी बीमार हैं। तो हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है?
अब मुझे बताएं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या हो रहा है, ईस्टर्न से टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं आपको और मुझे, तो क्योंकि हम तो इस शोबे में हैं, लेकिन लोगों को समझाएं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये मूनसून का जो ट्रफ बनता है, हम कहते हैं ईस्टर्ली वेस्टर्ली का इंटरेक्शन हुआ, क्लाउड बर्स्ट हो गया। इस बार यही तो यूनिक चीज़ है हमारे मूनसून में। जब भी हमारा एक बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से कोई सिस्टम बन रहा था, डेवलप होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसके साथ ही हमारी वेस्टर्न बॉडीज ने भी फ्यूल करना शुरू कर दिया। ये बड़ा वहां से भी एक क्लाउड्स बनने शुरू हो गए और वो भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं जिस टाइम फ्रेम में आपका ये बे ऑफ बंगाल से लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया। यकीन करें कि मैं साइनॉप्टिक कंडीशंस जब देख रहा था वेदर पैटर्न्स को, आप साथ ही थे, तो हम देख रहे थे कि यके बाद दीगरे मेडिटेरेनियन सी से क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही हैं, बादल बन रहे हैं। ये ट्रैवल करके सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान की दुशांबे से, देन ये हमने बदख्शा पे देखा, नूरिस्तान, एंड देन कुनर से होते हुए एकदम बाजोड़ में इंटर हुए। मैंने याद करें, और उसी टाइम पे एक महाराष्ट्र से, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से होते हुए इंडिया बे ऑफ बंगाल से महाराष्ट्र पहुंचा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश पहुंच के जब ये पंजाब इंडिया से इंटरेक्ट हो रहा था, लाहौर साइड पे पहुंचा, और वी अंडरस्टूड के चकवाल ये जो रीजन है, या ये तलागंग का रीजन है, अटक का रीजन है, सवाबी का रीजन है, बुनेर का रीजन है, या ये जो शांगला का जो रीजन है, हिमालयखंड, यार यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है कि एक तरफ से बादल बन के लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होके बुनेर की तरफ जा रहे हैं, कहीं से बदख्शां और कुन्नर से आते हुए किधर आ रहे हैं, बाजोड़ बुनेर में ऐसे क्लाउड टावर बन रहे हैं, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड्स के साथ मिल रहे हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला ईस्टर्न सिस्टम के साथ हो रहा है। इट वॉज अ साइन ऑफ डेंजर। आई रिमेंबर ये कुछ दिन पहले हमने जो वेदर की कंडीशंस देखी, सेकेंडली जो लैंड सरफेस टेम्परेचर दिनों से बना हुआ जी, उसकी वजह से जो कन्वेक्शंस बन रही, हवाएं ऊपर उठ रही, बादल बन रहे, प्रेसिपिटेबल कंटेंट बादलों के अंदर जो बन रहा है, वो समझाएं आप तो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। इस वजह से हाई है क्योंकि जब आप एक हवा को अब नॉर्मल टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा। तो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने का मतलब ये है जो वेदर सिस्टम ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से आपकी तरफ आ रहा है, अब उसके अंदर ज़्यादा बरसने की कैपेबिलिटी है। यार ये तो मुझे लग रहा है वाटर उसमें ज़्यादा है। आई एम वरीड। तो इसी वजह से तो ये हमारे 3 दरियाओं में एक्सेप्शनली आई एम सो मच वरीड। दुनिया तो हर साल अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग विल राइज टेम्परेचर फॉर एवरी ईयर। तो इसका देखिए क्लाइमेट समिट्स क्यों हो रही हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। ये तो बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जितनी भी लैंड यूज प्लानिंग है जी, ये तो सारी की सारी के आगे चैलेंज है। देखें मैं आपको बताऊं, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, COP19, COP21 एंड नंबर ऑफ अदर, क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट COP21। आप यकीन करें, इट वाज अ प्रॉमिस किया था अराउंड मोर देन 141 कंट्रीज ने कि हमने 2030 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। हर साल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस जो कॉप अभी हमने अटेंड की COP29, इट वाज इन दी जो आपका अजरबैजान है, आई अटेंडेड इट एंड द मैंडेट वाज लो कंट्रीज का ग्लोबल स्टॉक टेक ऑन लो कार्बन ट्रांजिशन, यानी लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ जाओगे तो आप अपने एटमॉस्फेयर से वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करोगे, तब जो इस तरह के पाकिस्तान और हमारे जो हिमाचल प्रदेश और ये वाला रीजन है जो कि हिंदू कुश हिमालय के फुटप्रिंट पे मौजूद आबादियां हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, आने वाले सालों में मोस्ट इफेक्टेड कंट्री, आने वाले सालों में पाकिस्तान में इससे भी शिद्दत से, मतलब ये न्यू नॉर्मल्स बन, मैं आप यकीन से बता रहा हूँ, ये मैं क्लाइमेट डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आने वाले सालों में मॉनसून में ज्यादा बारिशें होंगी, आने वाले सालों में आपके ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज्यादा होगी, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो फ्लैश फ्लड आता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो लैंडस्लाइड होती है, ग्लेशियर मेल्ट हो तो डेब्रिस फ्लो होता है, मड फ्लो होता है, ग्लेशियर लेक आउट फ्लडिंग होती है, और ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो रिवराइन फ्लडिंग भी, आपकी दरियाई रास्तों में बिफरा हुआ पानी आता है। ये हो क्या रहा है? जो मॉनसून की शिद्दत हमने देखी है
जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लडिंग्स को इस साल होते हुए देखा है, अपने लोगों को मजबूरियों में देखा है, टूरिस्ट जिस तरीके स्ट्रैंडेड हुए हैं, चाहे वो बाजोड़ में हो, बुनेर में हो, शांगला में हो, स्वात में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, रावी के करीब बसने वाले लोग हों, सतलुज के करीब बसने वाले लोग हों, हम रेडी नहीं हैं। हम इस न्यू नॉर्मल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं, क्योंकि हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में मूनसून और शिद्दत से आएगा। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स और फास्ट रेट से पिघलेंगे एंड वी आर नॉट रेडी, बिकॉज हम तो रहते ही फ्लड प्लेन्स के करीब हैं। हमारे तो सारे आबी गुजरगाहों के करीब ही हमारा गुजर बसर है। हमारे लोग रेडी नहीं है इस न्यू नॉर्मल के लिए। और इसी बात पे मैं ये आज की एपिसोड को कंक्लूड करूँगा। आपसे कमेंट लूँगा कि आप बताएं कि क्या हम रेडी हैं। जी, जिस तरह डॉक्टर तैयब ने अभी कहा है कि हम इन अब्रप्ट चेंजेस के लिए रेडी नहीं हैं, तो हमें इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि ये अब जो क्लाउड बर्स्ट हमने इस साल बहुत ज़्यादा सुना है, ये हम बार बार सुनेंगे। जो अर्बन फ्लडिंग हमने अपने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के इलाकों में देखी, ये और ज़्यादा होगी। और जो हमने अपने टेम्परेचर डेविएशंस अपनी नॉर्थ में देखी हैं, गिलगित, हुंजा, शिगर, गांचे, इन सब इलाकों के अंदर दर्जनों फ्लैश फ्लड्स क्रिएट हुए हैं, उनसे डेब्रिस फ्लो हुए हैं। ठीक है, पूरे एक ग्रेवल्स के डेब्रिस के जो फ्लोज थे, उन्होंने आपके दरियाओं के रास्ते रोक दिए। ठीक है, इस तरह के फिनोमेने, फिर आपके जो फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए हैं, उस तरह के फिनोमेने, ये एक न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को समझें ताकि हम इंडिविजुअल लेवल से कम्युनिटी लेवल तक और कम्युनिटी लेवल से गवर्नमेंट लेवल तक हम अपनी इस्लाह कर सकें और अपनी बेटर रेजिलिएंट अडॉप्टेशन की तरफ जा सकें, बेटर रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ डेवलप कर सकें। अडॉप्टेशन ही हमारे पास अब एक हल है कि हमें क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना है, रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और अपनी टाउन प्लानिंग और अपनी जो लाइफ है इसके अंदर ऐसे चेंजेस लेके आने हैं कि हम इनके असरात को कम कर सकें। थैंक यू। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन, इनोवेटिव, प्रोडक्टिव और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आने वाले सालों में आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगी, उसके लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुदारा ऐसे चैनल्स और ऐसे कंटेंट को देखें जो कि आपके दिमाग को खोले, जिसमें आप कुछ नया सीखें। थैंक यू।